गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का श्री समर्पण कैरियर इंस्टीट्यूट की ओर से संचालित की जाने वाली ऑनलाइन कक्षाओं में। हम बात कर रहे थे बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 5 की, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने सबसे अंत में कोशिका की संरचना के बारे में बात की थी, जिसमें हमने कोशिका की संरचना के मुख्य 3 भाग पढ़े थे: बाह्य आवरण, केंद्रक और कोशिका ध्रुव। बाह्य आवरण में हमने सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन की बात की थी, और सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है, जिसके बारे में हमने विस्तृत पूर्वक अध्ययन कर लिया था। उसी टॉपिक के साथ हमने अंत में ये बात की थी कि कोशिका झिल्ली के साथ साथ हमें महत्वपूर्ण 2 प्रक्रियाओं को पढ़ना होता है, एक विसरण और दूसरी परासरण। विसरण एवं परासरण का सीधा संबंध कोशिका से है, इसलिए हमें कोशिका भित्ति शुरू करने से पहले विसरण और परासरण की दोनों घटनाओं के बारे में जानकारी लेनी होगी। विसरण की प्रक्रिया को समझने से पहले विसरण की प्रक्रिया के लिए विसरण किसी भी पदार्थ का कोई अणु हो, पदार्थ का कोई परमाणु हो, पदार्थ का कोई आयन हो, पदार्थ के अणु, परमाणु या आयनों का अपनी अधिक सांद्रता या उच्च सांद्रता से कम सांद्रता या निम्न सांद्रता की ओर गति करना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। डेफिनेशन देखो विसरण की क्या है कि पदार्थ का, किसी भी पदार्थ का, चाहे पदार्थ कोई भी हो, अगर पदार्थ का अणु, परमाणु या आयन अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विसरण कहा जाता है। विसरण की एक जो प्रक्रिया है, ये बहुत ही धीमी गति से होने वाला प्रक्रम है। विसरण की प्रक्रिया बहुत धीमी गति से संपन्न होती है, पर निर्भर नहीं है और धीमी गति से होने वाली प्रक्रिया है। अगर हम बात करें कोशिका का विसरण के साथ क्या संबंध है, तो देखो कोशिकाएं बाह्य वातावरण के साथ जो O2 CO2 या गैसों का आदान प्रदान करती हैं, ये विसरण की प्रक्रिया के द्वारा ही करती हैं। कोशिकाओं के और बाह्य वातावरण के बीच गैसों या O2 CO2 का आदान प्रदान कौन सी प्रक्रिया के द्वारा होता है? विसरण प्रक्रिया के द्वारा होता है। कैसे? जैसे हमारे पास एक सेल है, डायग्राम में आपको दिखाई दे रही है, ये हमारे पास एक कोशिका है। इस कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं संपन्न हो रही हैं, जिसके फलस्वरूप CO2 बढ़ती जा रही है। अब इस कोशिका के अंदर CO2 की सांद्रता बाह्य वातावरण की तुलना में ज़्यादा हो जाती है। जब कोशिका के अंदर CO2 की सांद्रता बाह्य वातावरण से ज़्यादा हो जाती है, यह कोशिका का बाह्य वातावरण है। यहाँ कोशिका के बाह्य वातावरण में सांद्रता कम है और कोशिका के अंदर सांद्रता ज़्यादा है, तो क्या होगा? विसरण की प्रक्रिया के द्वारा उच्च सांद्रता से कार्बन डाइऑक्साइड के अणु निकल करके इधर आ जाएंगे, निम्न सांद्रता की ओर आ जाएंगे, यानी कोशिका से बाहर आ जाएंगे। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? विसरण की प्रक्रिया के द्वारा। और अगर बाह्य वातावरण में O2 की सांद्रता ज़्यादा है और कोशिका के अंदर ऑक्सीजन की सांद्रता कम है, तो जैसे विसरण की प्रक्रिया में हमने पढ़ा कि पदार्थ के अणु अधिक सांद्रता से किधर जाएंगे? कम सांद्रता की ओर। तो बाह्य वातावरण से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल किधर आ जाएंगे? सेल के अंदर आ जाएंगे। इस तरह कोशिका के अंदर जब किसी पदार्थ की सांद्रता ज़्यादा होती है तो पदार्थ के अणु कोशिका से निकलकर बाहर चले जाते हैं, और जब वातावरण के अंदर पदार्थ की सांद्रता वातावरण में कोशिका से ज़्यादा होती है तो बाह्य वातावरण से अणु कहाँ आ जाते हैं? कोशिका के अंदर आ जाते हैं। इस तरह विसरण की प्रक्रिया के द्वारा सेल के अंदर पदार्थों का क्या होता है? गैसीय पदार्थों का आदान प्रदान होता है। उसके बाद हम दूसरी घटना की बात करते हैं, वो है परासरण। ये तो था विसरण के बारे में। अब हम बात करते हैं परासरण। लेकिन परासरण की प्रक्रिया को समझने से पहले एक बार हमें कुछ सामान्य चीजें देखनी पड़ेंगी। सबसे पहले हमें विलयन की बात करनी होगी। परासरण को समझने से पहले हमें किसकी बात करनी पड़ेगी? विलयन की बात करनी पड़ेगी। और विलयन को समझने के लिए हमें 2 पार्ट पता होना चाहिए विलयन के। एक तो होता है विलय और एक होता है विलायक। एक तो होता है विलय और एक होता है विलायक। ठीक है, अब विलयन क्या है? इधर देखो, मेरे पास एक पात्र है, इस पात्र के अंदर मैंने क्या भर लिया? थोड़ी सी मात्रा में इसमें मैंने जल ले लिया। पात्र के अंदर मैंने क्या ले लिया भाई? जल ले लिया। ध्यान दे के एक चीज पर मैं परासरण की घटना समझाने जा रहा हूं, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हारे को विलयन क्या है उसके बारे में बताऊंगा। क्यों? क्योंकि परासरण को समझने के लिए अपने को बार बार विलयन की बात करनी होगी। अब विलयन को समझने के लिए अपने को विलय और विलायक का भी जानना जरूरी है। मैंने एक पात्र लिया और उस पात्र के अंदर मैंने पानी भर लिया। पानी भरने के बाद इस पात्र के अंदर मैंने 2 चम्मच चीनी या शक्कर डाल ली और डाल के अंदर मैंने इसको घोल दिया। ठीक है, तो जब मैंने पात्र में पानी भरा तो ये जो पानी था, अब मैंने चीनी की मात्र 2 ही चम्मच पानी में डाली। इसका मतलब पात्र में जो मैंने पानी भरा है उसकी मात्रा
डाली गई चीनी या शक्कर की से क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। तो जो पानी मैंने डाला है वो विलायक है, वो तो क्या है, विलायक है। और 2 चम्मच जो मैंने चीनी की 2 चम्मच डाली, वो शक्कर जिसको मैं चीनी या शक्कर कह रहा हूँ, उसकी 2 चम्मच मैंने पानी में डाल दी, तो वो क्या है, विलय है। इसका मतलब अपने ये कह सकते हैं, अब विलय और विलायक इन दोनों को मिलने से, विलय और विलायक दोनों के मिलने से क्या बनता है भाई, विलयन बनता है। क्या बन जाता है, विलयन। इसका मतलब अपने ये कह सकते हैं कि विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। जब अलग अलग पदार्थों को आपस में मिलाकर समांगी मिश्रण तैयार किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, विलयन कहा जाता है। आपने रसायन विज्ञान के चैप्टर में मिश्रण, समांगी मिश्रण व विषमांगी मिश्रणों के प्रकारों के बारे में पढ़ा होगा। जब किसी मिश्रण के 2 पदार्थों को मिलाकर बनाया गया जो मिश्रण है, अगर उसके घटकों को हम आंखों से देख सकें तो वो विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे हम रेत और कंकर को आपस में मिला लें तो विषमांगी मिश्रण हो गया, क्योंकि हम रेत और कंकर को आसानी से आंखों से क्या कर रहे हैं, देख पा रहे हैं। लेकिन अगर हम पानी के अंदर नींबू का रस डाल लें या शक्कर उसके अंदर डाल के घोल दें तो सीधे नग्न आंखों की सहायता से हम घुले हुए नींबू के रस और पानी को अलग अलग नहीं देख सकते। तो जब 2 अलग अलग पदार्थों को मिलाकर मिश्रण बनाया जाता है जिसके घटकों को हम नहीं देख सकते, उसे क्या कहा जाता है, समांगी मिश्रण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समांगी मिश्रण। ठीक है, तो इसका मतलब विलयन क्या है, एक प्रकार का समांगी मिश्रण है जो विलय और विलायक दोनों को मिलाकर बनाया जाता है। अब बात करें विलय की, विलय क्या है, विलय विलयन का वह भाग, डेफिनेशन अपने यहाँ से दे सकते हैं, विलय विलयन का वह भाग है जिसकी कम मात्रा को विलायक में घोला जाता है। विलय क्या है, विलयन का वह भाग जिसे विलायक में घोला जाए उसे क्या कहा जाएगा, विलय कहा जाएगा। इसी तरह अपन विलायक की परिभाषा भी दे सकते हैं। विलायक क्या है, विलयन का वह घटक या भाग जिसमें विलय को घोला जाए। विलायक क्या है, विलयन का वह भाग जिसमें विलय को घोला जाए उसे क्या कहा जाता है, विलायक कहा जाता है। ध्यान देने की बात यह कि विलय की मात्रा हमेशा क्या होती है, कम, और विलायक की मात्रा हमेशा क्या होती है, ज्यादा। तो ये पानी था, जब पात्र में हमने पानी भर लिया तो पानी कौन था, विलायक, और पानी के अंदर हमने जो शक्कर डाल ली वो शक्कर क्या हो गई, विलय, और शक्कर और पानी को हमने घोलकर दूध तैयार किया वो क्या हो गया, अपने पास विलयन हो गया। क्या हो गया, विलयन। तो ये तो हो गई विलयन के बारे में सामान्य बात। अब हम बात करते हैं परासरण क्या होता है। देखो परासरण क्या है, जब विलयन के बाद, अभी हमने विलयन के बारे में पता लग गया विलयन क्या है। अब परासरण देखो, जब 2 भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयन, हमने 2 विलयन ऐसे लिए जिन दोनों विलयनों की सांद्रता क्या है, अलग है एक दूसरे से। अगर एक अधिक सांद्र है तो दूसरा कम सांद्र है। जब 2 भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक किया जाता है। परिभाषा देखो, जब 2 भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक किया जाता है तो विलायक का, विलायक कौन, पानी, तो विलायक का कम सांद्रता वाले विलयन से, जिस विलयन की सांद्रता कम है उस विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर गति करना क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। मैं रिपीट कर रहा हूं परासरण की परिभाषा, जब 2 भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अलग किया जाता है तो विलायक के अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करना, अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर गति करना क्या कहलाता है, विलयन क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। या अपन ये भी कह सकते हैं कि जब जल के अणु, अपन दूसरी परिभाषा शॉर्ट में दे सकते हैं कि जल के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर जाना ही क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। अपन ये भी परिभाषा इसकी दे सकते हैं। अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं, देखो हमारे पास ये एक बड़ा पात्र है, इस पात्र को हमने अर्धपारगम्य झिल्ली से 2 भागों में बांट लिया। ये बीच में हमने क्या लगा दी, अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी। अच्छा, बहुतों को ये पता नहीं अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है, एक बार मैं इसके बारे में बता देता हूँ ताकि यहाँ इसको समझने से पहले आपको ये पता हो कि अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है। देखो अर्धपारगम्य झिल्ली वह झिल्ली है, विलयन के 2 भाग हैं, हमने विलयन के भी 2 भागों की पहले इसीलिए तो बात की थी, एक होता है विलायक और दूसरा होता है विलय। तो वह झिल्ली जो विलायक के अणुओं को तो जाने आने दे, जिसमें से होकर विलायक के अणु तो आसानी से जा सकते हैं लेकिन विलय के अणुओं को रोक देती है, विलय के अणु नहीं गुजर सकते। देखो अर्धपारगम्य झिल्ली किसे कहेंगे, वह झिल्ली जो विलायक के अणुओं को तो आर पार आने जाने दे सकती है लेकिन विलय के अणुओं को नहीं आने जाने देती, ऐसी झिल्ली को क्या कहा जाता है, अर्धपारगम्य झिल्ली कहा जाता है। तो यहां हमने क्या कर दिया,
एक बड़े पात्र को दो भागों में बांट दिया। ये तो है पात्र हमारे पास, ये तो क्या है, पात्र है एक बड़ा। ये बीच में हमने इसके क्या लगा दी, अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी। क्या लगा दी, अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी भाई, ठीक है। और इसके अंदर हमने क्या भर लिया, इधर इस साइड में हमारे पास एक विलयन भरा हुआ है और इस साइड में भी हमारे पास एक विलयन भरा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास अर्धपारगम्य झिल्ली की ओर दोनों ओर हमने क्या कर लिया, दो अलग अलग विलयन ले लिए। अब हमने क्या किया, इस साइड में ये विलयन ए है और इस साइड के अंदर ये विलयन क्या है, बी है, बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली है। अब ये जो विलयन ए है इसकी सांद्रता कम है, कम सांद्र। कैसा विलयन है ये, कम सांद्रता वाला विलयन, ये कम सांद्रता वाला विलयन है, ठीक है। और ये जो विलयन बी है ये अधिक सांद्रता वाला विलयन है। ये कैसा विलयन है, उच्च सांद्रता वाला विलयन, ठीक है। इसकी सांद्रता ज्यादा है। इधर वाले विलयन ए की सांद्रता कम है, ए की तुलना में बी की सांद्रता क्या है, ज्यादा है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ये विलयन कम सांद्र है, विलयन अगर कम सांद्रता है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर विलायक की सांद्रता, विलायक की सांद्रता क्या है, विलायक की सांद्रता इसमें ज्यादा है। अगर विलयन की सांद्रता कम है, इसका मतलब विलायक की सांद्रता क्या हो गई, ज्यादा। विलयन की सांद्रता कम क्यों है, क्योंकि इसके अंदर विलय के अणु कम है, ठीक है। तो विलय के अणु कम है, इसका मतलब विलय की सांद्रता ज्यादा। अब ये सांद्रता का पता अपने को कैसे लगे, उसको भी मैं साथ में बता देता हूं। जैसे मान लो मैंने इस इधर वाले भाग में यहां पर इस इकाई आयतन में मौजूद, इस इकाई आयतन के अंदर जो भी विलय है, इस इकाई आयतन में विलय के अंदर मान लो, विलायक के अंदर मान लो कितने विलय के अणु हैं, 100 विलय के अणु हैं। कितने विलय के अणु हैं, 100 विलय के अणु। तो जैसे मान लो इधर इस वाले पात्र के अंदर इकाई आयतन में 100 विलय के अणु मौजूद हैं, लेकिन इसकी तुलना में इधर वाले जो पात्र का इस वाला भाग है उसमें उतने ही इकाई आयतन के अंदर विलय के कितने अणु हैं, 500 अणु हैं। तो जब इकाई आयतन वाले भाग में विलय के अणु ज्यादा हों तो वह विलयन दूसरे विलयन की तुलना में क्या होगा, सांद्र ज्यादा होगा, उच्च सांद्र होगा। देखो यहां पर एक इकाई आयतन में विलय के अणुओं की संख्या 100 है, इधर इकाई आयतन में विलय के अणुओं की संख्या कितनी है, 500 है। इसका मतलब यह विलयन, विलयन बी विलयन ए की तुलना में क्या है, ज्यादा सांद्र है। और अगर विलयन ए बी की तुलना में कम सांद्र है तो इसका मतलब यह हुआ कि इसके अंदर विलायक की सांद्रता क्या है, ज्यादा है। बजाय इसके अगर हम इसकी बात करें तो चूंकि इसकी सांद्रता, ध्यान रखना अलग अलग चीज है दोनों, बात एक ही है, मैं इसको थोड़ा सा घुमा के जटिल तरीके से बता रहा हूं। क्यों, ताकि तुम्हारे को इस चीज के लिए भविष्य में कंफ्यूज ना हो। ये पता होना चाहिए कि अगर किसी विलयन की सांद्रता ज्यादा होती है तो विलयन की सांद्रता अगर ज्यादा होती है तो उसके अंदर विलायक की सांद्रता क्या होगी, कम होगी। और अगर विलयन की सांद्रता कम होती है तो उसमें विलायक की सांद्रता क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि विलायक कौन है, पानी। और चूंकि यहां पर विलयन कैसा है, उच्च सांद्र, तो इसके अंदर विलायक की सांद्रता क्या होगी, कम होगी। यहां पर विलायक की सांद्रता क्या होगी, कम होगी। अब इधर देखो, अभी हमने डेफिनेशन क्या दी, जब दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को, ये अलग अलग सांद्रता वाले विलयन हैं, इनको अपने अर्धपारगम्य झिल्ली से क्या कर दिया, अलग कर दिया, तो विलयन कम सांद्रता वाले विलयन से, मतलब तो विलायक कौन, विलायक अपने कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से गति करेगा। इसका मतलब तो ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये कम सांद्रता वाला विलयन है, इधर से पानी के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर किधर चले जाते हैं, विलयन ए से विलयन बी की ओर चले जाते हैं। और इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है भाई, परासरण कहा जाता है। इज दैट क्लियर। अब परासरण पादपों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि परासरण की प्रक्रिया के द्वारा ही जो मूलरोम हैं, जड़ों की संरचनाएं, जैसे ये पौधे की जड़ है तो जड़ों से ऐसे मूलरोम, एक कोशिकीय मूलरोम निकलते हैं। ये मूलरोम जमीन में से जो पानी का अवशोषण करते हैं, ये परासरण की प्रक्रिया के द्वारा ही संभव हो पाता है। तो मूलरोमों से जो पानी का अवशोषण होता है वो कौन सी प्रक्रिया के द्वारा होता है, परासरण की प्रक्रिया के द्वारा संपन्न होता है। इसके अलावा जो कोशिकाएं स्फीत अवस्था में बनी रहती हैं, परासरण की प्रक्रिया ही कोशिकाओं को स्फीत अवस्था में बनाए रखती है। एक सेल स्फीत यानी फूली हुई रहती है, वो किस प्रक्रिया की वजह से रहती है, मतलब परासरण की प्रक्रिया के द्वारा। कि कोशिकाओं के अंदर एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जो जल का परिवहन होता है, एक सेल, जैसे ये एक सेल है तो एक सेल से इसके पास वाली सेल के अंदर पानी कैसे जाएगा, वो भी किस वजह से होता है, परासरण की प्रक्रिया के द्वारा ही संभव हो पाता है। इज दैट क्लियर। तो इस तरह कोशिकाओं के अंदर परासरण और विसरण दोनों ही घटनाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। बात करें विलयन के प्रकारों की,
अगर हम विलयन और कोशिका की बात करें तो उसके लिए हमारे को विलयन के प्रकार समझने होंगे। विलयन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। विलयन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। सबसे पहले अल्प पराश्रयी दाब विलयन, एक कौन सा होता है? अल्प पराश्रयी दाब विलयन। अल्प पराश्रयी दाब विलयन, देखो एक अल्प पराश्रयी दाब विलयन होता है। अब अल्प पराश्रयी दाब विलयन हम किसे कह रहे हैं? देखो अगर हम थोड़ी सी मात्रा में शक्कर लें, थोड़ी मात्रा में क्या ले लें? शक्कर ले लें। हमारे पास थोड़ी मात्रा में शक्कर है, कम मात्रा में शक्कर प्लस ज्यादा मात्रा में पानी, कम मात्रा में शक्कर और ज्यादा मात्रा में पानी, अगर हम ये लें तो जो इन दोनों को मिलाने से बनने वाला जो विलयन बनेगा उस विलयन को क्या कहा जाएगा? अल्प पराश्रयी विलयन कहा जाएगा। उस विलयन को क्या कहा जाएगा? अल्प पराश्रयी विलयन कहा जाएगा। अगर विलय की मात्रा, चूंकि कम मात्रा में शक्कर मतलब शक्कर कौन है? विलय, और ज्यादा मात्रा में पानी मतलब पानी कौन है? विलायक। तो अल्प पराश्रयी विलयन किसे कहेंगे? विलय की मात्रा कम हो, अपन ये कह सकते हैं कि जब विलय की मात्रा कम हो व विलायक की मात्रा ज्यादा हो, विलायक की मात्रा ज्यादा हो तो उसे क्या कहा जाता है? अल्प पराश्रयी दाब विलयन कहा जाता है। जब विलयन में विलय की मात्रा कम हो एवं विलायक की मात्रा ज्यादा हो तो उसे क्या कहा जाएगा? अल्प पराश्रयी दाब विलयन कहा जाएगा। इसको अपन कोशिका के साथ लेकर कैसे समझेंगे? इधर देखो, अब इस विलयन के अंदर अल्प पराश्रयी दाब विलयन हमने इस पात्र के अंदर डाल लिया, इसमें थोड़ी सी शक्कर डाल ली और हमने इसमें पानी डाल लिया और अल्प पराश्रयी विलयन हमने ये बना लिया। अगर इस अल्प पराश्रयी विलयन के अंदर मैं कोशिका को रख देता हूं, इस अल्प पराश्रयी विलयन के अंदर मैंने एक कोशिका को अल्प पराश्रयी विलयन में रख दिया तो कुछ समय बाद मुझे क्या देखने को मिलेगा? थोड़ी देर बाद मुझे देखने को मिलेगा कि कोशिका फूल कर क्या हो जाएगी? मोटी हो जाएगी। कोशिका फूल कर क्या हो जाएगी? मोटी हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि कोशिका की जो सांद्रता थी, कोशिका की सेल की जो सांद्रता थी वो क्या थी? ज्यादा। वो क्या थी? ज्यादा। किसके बजाय? ये जो विलयन भरा हुआ है पात्र में और जिस विलयन में हमने कोशिका को डाला है तो पात्र में भरे हुए इस विलयन की सांद्रता क्या है? विलयन की सांद्रता कम है, जबकि कोशिका के अंदर भरे हुए कोशिका रस की सांद्रता क्या है? ज्यादा है। तो क्या होगा? कोशिका रस की सांद्रता ज्यादा होने की वजह से विलयन में से पानी किस में प्रवेश कर जाएगा? सेल के अंदर प्रवेश कर जाएगा और सेल क्या हो जाएगी? फूल जाएगी। इज दैट क्लियर? इसका देखो, कोशिका के अंदर पानी प्रवेश भी कर रहा है और कोशिका में से पानी बाहर भी निकल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ प्रवेश ही करेगा। अगर अल्प पराश्रयी दाब विलयन में हम सेल को रखेंगे तो सेल में पानी विलयन में से प्रवेश भी करेगा और कोशिका में से पानी निकलकर बाहर विलयन में भी आएगा। लेकिन अंतर क्या हो जाएगा? प्रवेश करने वाले पानी की मात्रा में कोशिका से निकलकर बाहर आने वाले पानी की मात्रा क्या होगी? बहुत ही कम होगी। तो जो शुद्ध हमारे को लाभ प्राप्त होगा वो क्या होगा? कि बाहर से पानी कोशिका के अंदर ज्यादा जाएगा और कोशिका में से निकलकर बाहर कम आएगा। इसके साथ कोशिका क्या हो जाएगी? फूल जाएगी। ये हो गया अल्प पराश्रयी दाब विलयन। इसे तो क्या कहा जाता है? अल्प पराश्रयी दाब विलयन कहा जाता है। अच्छा, एक दूसरा ले लेते हैं हम। दूसरा है समपराश्रयी। ये तो हो गया अल्प पराश्रयी के बारे में बात। अब हम दूसरा बात करते हैं समपराश्रयी। देखो भाई, हम दूसरी बात करते हैं समपराश्रयी दाब विलयन। समपराश्रयी विलयन, समपराश्रयी विलयन। हमने एक पात्र लिया, पात्र के हमने अंदर विलायक भर लिया, विलायक के अंदर हमने थोड़ी मात्रा में क्या डाल लिया? विलय डाल लिया, विलय डाल लिया, विलयन बना लिया। ठीक, तापमान पर विलय की वह मात्रा जो विलायक में घुल जाए। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास जो विलयन बनेगा वो कैसा बनेगा? समपराश्रयी विलयन बनेगा। अब ये समपराश्रयी विलयन हम इसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस विलयन के अंदर हमने कोशिका को रख दिया, इस विलयन के अंदर हमने कोशिका को रखा। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि अल्प पराश्रयी दाब विलयन में कोशिका को रखते ही कोशिका फूल गई थी। जब हमने इस विलयन में कोशिका को रखा तो कोशिका एज इट इज हमें वैसे की वैसे देखने को मिली। मतलब कोशिका से पानी बाहर भी निकला और बाहर से कोशिका के अंदर पानी ने प्रवेश भी किया, लेकिन बाहर निकलने वाले पानी की मात्रा अंदर प्रवेश करने वाले पानी की मात्रा के बराबर थी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो विलयन है, ये जो विलयन है, इस विलयन की सांद्रता, इस विलयन की सांद्रता और कोशिका रस की सांद्रता दोनों की क्या है? कोशिका रस की सांद्रता दोनों की सांद्रता एक समान है।
मतलब विलयन की सांद्रता और कोशिका रस की सांद्रता क्या है, समान है। इसलिए जितना पानी बाहर निकला उतना ही पानी अंदर प्रवेश कर गया। तो कोशिका पे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, नहीं तो सिकुड़ेगी, नहीं फूलेगी। ऐसे विलयन को कौन सा विलयन कहा जाता है, समपराश्रयी विलयन कहा जाता है। उसके बाद हम तीसरी बात करते हैं। तीसरी हम बात करते हैं अति परासरणीय दाब विलयन। अति परासरणीय दाब विलयन की बात करते हैं। इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं, हमने एक पात्र लिया, पात्र के अंदर हमने विलयन भर लिया। पात्र में हमने क्या भर लिया, विलयन भर लिया, ठीक है। विलयन भरे हुए पात्र के अंदर हमने एक सेल को डाल दिया। थोड़ी देर बाद हमने क्या देखा, थोड़ी देर बाद हमने ये देखा कि जो सेल थी, अब देखो कुछ समय बाद की सेल मैं बना रहा हूँ, वो हमने ऐसे देखी। थोड़ी देर बाद हमने ऐसे देखी कि सेल क्या हो गई, पिचक गई। इसका मतलब क्या हुआ कि सेल में से जो पानी था वो निकल कर कहाँ आ गया, बाहर विलयन में आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि विलयन की सांद्रता क्या थी, ज़्यादा। सांद्रता विलयन की क्या थी, विलयन की सांद्रता विलयन की ज़्यादा थी। और कोशिका के अंदर जो रस भरा हुआ था, कोशिका रस, उसकी सांद्रता क्या थी, कम थी, उसकी सांद्रता कम थी। इसलिए कोशिका के रस में भरा हुआ जो विलायक था वो निकल कर कहाँ आ गया, अधिक सांद्रता वाले विलयन के अंदर आ गया। और इस तरह कोशिका क्या हो गई, सिकुड़ गई। तो ऐसे विलयन को कौन सा विलयन कहा जाएगा, अति परासरणीय दाब विलयन कहा जाएगा। अब अगर हम बात करें इसी को एक और हम हमारे बुक में दिए हुए क्रियाकलाप से हम इसको समझ सकते हैं। देखो अंडा लेते हैं भाई, क्या लेते हैं, एक अंडा लेते हैं। हमने एक अंडा लिया, ये हमारे पास एक अंडा है। अब इस अंडे को मैंने क्या कर लिया, इस अंडे को मैंने HCl में डाल लिया। किस में डाल दिया, HCl अम्ल के अंदर मैंने इसको डाल दिया। HCl अम्ल को डालूंगा तो इस अंडे के ऊपर छिलका था, अंडे के ऊपर क्या था, जर्दी थी या छिलका था। अंडे के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है, CaCO3 का क्या पाया जाता है, कवच पाया जाता है। तो HCl अम्ल से धोने पर ये जो CaCO3 का कवच है ये हट गया, ठीक है। अब हटे हुए कवच जर्द अंडे को मैंने क्या कर दिया, एक विलयन के अंदर डाल दिया। किस में डाल दिया, अंडे को मैंने शुद्ध जल में डाल दिया। ये पात्र में मेरे पास क्या भरा हुआ है, शुद्ध जल भरा हुआ है। इसके अंदर एक बार देखना, हमने एक अंडा लिया, अंडे को हमने HCl से धो दिया। HCl से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से साफ करने से अंडे के ऊपर जो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का एक कवच था, ये कवच उतर गया। इसके बाद इस अंडे को हमने शुद्ध जल में डाल दिया। अंडे को हमने किस में डाल दिया, शुद्ध जल के अंदर हमने इसको डाल दिया। कुछ समय बाद हमने क्या देखा, थोड़ी देर बाद हम देखेंगे अंडा क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। अंडा ऐसे फूल कर मोटा हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बाहर से अंडे के अंदर जो रस था उसकी सांद्रता क्या थी, ज़्यादा, और शुद्ध जल की सांद्रता क्या थी, कम। तो बाहर से शुद्ध जल विलायक किस में प्रवेश कर गया, जल के अणु किस में प्रवेश कर गए, अंडे में, और फलस्वरूप अंडा क्या हो गया, फूल गया। अब मैं इसी अंडे को शुद्ध जल में नहीं डालकर, मान लो एक दूसरा पात्र है मेरे पास, इस पात्र के अंदर मैंने पानी भर रखा है, और इस पानी के अंदर मैंने थोड़ी सी मात्रा में क्या डाल लिया, नमक डाल लिया। जब इस पानी के अंदर मैंने नमक डाल लिया तो बनने वाला जो विलयन है वो सांद्र विलयन बन गया, उच्च सांद्र विलयन बन गया। अब इसी उस सांद्र विलयन के अंदर अगर मैं अंडे को वापस रखता हूं तो थोड़ी देर बाद मैं क्या देखूंगा कि ये जो इसके अंदर विलयन में रखा हुआ अंडा है, ये अंडा क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा। अंडा क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि विलयन क्या था, ज्यादा सांद्र था, और अंडे के अंदर भरा हुआ रस क्या था, कम सांद्र था। तो इसके अंदर से पानी निकल कर किधर आ गया, बाहर विलयन में आ गया, और फलस्वरूप अंडा क्या हो गया, पिचक गया। यही प्रक्रिया हम किशमिश के द्वारा भी कर सकते हैं। आपने किशमिश का नाम सुना होगा। अगर हम जैसे मान लो ये हमारे पास एक किशमिश है, इसको हम शुद्ध जल में डाल दें, किशमिश को हम किस में डाल दें, एक पात्र जिसमें शुद्ध जल भरा हुआ है, शुद्ध जल भरे हुए पात्र के अंदर अगर हम किशमिश को डाल देते हैं तो थोड़ी देर बाद हम क्या देखेंगे कि किशमिश क्या हो जाएगी, ऐसे फूल जाएगी। क्या हो जाएगी, किशमिश फूल जाएगी। ये हो गई फूली हुई किशमिश, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि शुद्ध जल की सांद्रता इनकी सेल्स में भरे हुए कोशिका रस की सांद्रता की तुलना में क्या है, कम है। इसलिए बाहर से पानी किस में प्रवेश कर जाएगा, किशमिश में प्रवेश कर जाएगा। अगर इसी किशमिश को हम उठाकर किस में डाल दें, इसी किशमिश को उठाकर हम सांद्र विलयन में डाल दें तो थोड़ी देर बाद हम क्या देखेंगे कि किशमिश क्या हो जाएगी, पिचक जाएगी। या किशमिश की जगह अंगूर ले लो, अगर हम अंगूर को भी ऐसे ही डालेंगे तो शुद्ध जल में अंगूर डालेंगे तो अंगूर क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, क्योंकि बाहर से पानी किस में प्रवेश कर जाएगा, अंगूर में। और अगर हम नमक के विलयन में, अगर हम पानी में नमक घोलकर उस नमक के विलयन के अंदर अगर हम अंगूर को डालेंगे तो कुछ देर बाद हम क्या देखेंगे कि अंगूर क्या हो गया, पिचक जाएगा। इस तरह कोशिकाओं के अंदर विसरण प्रक्रिया के द्वारा या परासरण प्रक्रिया के द्वारा जल के अणुओं का क्या होता है, विसरण होता है। और अर्धपारगम्य झिल्ली से जल के अणुओं का विसरण होना ही क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है।
उसके बाद हम एक बात करेंगे कोशिका के कोशिका के अंदर अंतःपरासरण और वही परासरण की घटनाएं घटित होती हैं। उसी की वजह से कोशिका, बहुत सारे जो एक कोशिकीय जीव हैं वो अर्धबहुक कोशिकीय पौधे हैं, वो उनके जो मूल रोम की सेल्स हैं, ये परासरण की प्रक्रिया के द्वारा ही पदार्थों का क्या करती हैं, अवशोषण करती हैं। और एक कोशिकीय जीवों के अंदर, अमीबा जैसे जीवों के अंदर जो खाद्य पदार्थों को ग्रहण करने की तकनीक है, एंडोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस जिसे हम बोलते हैं, वो भी परासरण की प्रक्रिया के द्वारा ही संभव हो पाती है। तो ये था अपना परासरण क्या और विसरण का टॉपिक। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक कोशिकीय जीव या कोशिका किस तरीके से परासरण की प्रक्रिया के द्वारा पदार्थों का अवशोषण करती है, जिसमें हम एंडोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे कोशिका के बाह्य आवरण का जो दूसरा घटक है, कोशिका भित्ति, उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। थैंक यू। शेष बचा हुआ आपका दिन बहुत शुभ रहे।